हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। आर के पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर। छात्रों, जैसा कि मैंने बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र में पहले भी पिछले वीडियोज में पढ़ा हुआ है कि 7 एकांकियों में से 7 एकांकी कंप्लीट हो गई हैं और उनके क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट कर चुके हैं। जैसा कि हमने पिछली 2 एकांकियों के क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं वीडियोज में। अभी आप देखेंगे छात्रों, एकांकी नंबर 3 नया और पुराना, आदर्श और यथार्थ, इससे संबंधित जानकारी लेंगे, इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो आगे हम चलते हैं, आपको क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मित्रों पूछा गया है आपको नया पुराना एकांकी की मूल संवेदना को स्वराह स्पष्ट कीजिए। तो मित्रों, हमें इस एकांकी की मूल संवेदना बतानी है। क्या बताना है? मूल संवेदना क्या है इसकी। जैसा कि पिछले वीडियोज में पात्रों के बारे में और कथोपकथन के बारे में, संवादों के बारे में और शैलियों के बारे में हम सभी चर्चा कर चुके हैं। अब हमें जानना है क्वेश्चन के बारे में कि नया पुराना एकांकी की मूल संवेदना क्या है। तो आगे देखेंगे आंसर में पॉइंट रहेगा एकांकी की मूल संवेदना। मूल संवेदना में मित्रों पॉइंट रहेंगे, पॉइंट नंबर 1 देवचंद और रविचंद। पॉइंट नंबर 2 देवचंद और उसकी पत्नी प्रतिमा। तो मित्रों, देवचंद और उसकी पत्नी ये दोनों मुख्य पात्र हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया हुआ है आपको। पॉइंट नंबर 3 प्रतिमा का देवचंद पर आरोप। प्रतिमा का देवचंद पर आरोप। तो बच्चों, हम जानते हैं जैसा कि क्या क्या आरोप लगाए हैं। हमने आपको पहले भावार्थ में सब कुछ समझाया हुआ है। आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 4 प्रतिमा द्वारा देवचंद को समझाया जाना। प्रतिमा द्वारा देवचंद को समझाया जाना। पॉइंट नंबर 5 प्रतिमा के सहयोग से
हार की प्राप्ति। हार मतलब जीत हार वाला नहीं, नेकलेस गले में पहनने वाला हार की बात कर रही हूं मैं। तो आप देखेंगे प्रतिमा के सहयोग से, प्रतिमा के सहयोग से हार की प्राप्ति। हार की प्राप्ति। हार मतलब गले में पहनने वाला आभूषण। अब हम चलते हैं आगे, पॉइंट नंबर 6 यहां से स्टार्ट कर देते हैं मित्रों। तो आप देख लेंगे पॉइंट नंबर 6 पे चलेंगे। पॉइंट नंबर 6 में क्या है? आभूषणों की वापसी। आभूषणों की वापसी। पॉइंट नंबर 7, एकांकी की समीक्षा। पॉइंट नंबर आगे 7 पॉइंट तक हो गया। अब पॉइंट नंबर 1 का निष्कर्ष है। निष्कर्ष में आप देखेंगे मित्रों, यहाँ पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम इनके बारे में जानेंगे। जैसा कि नया पुराना एकांकी के बारे में हम आपको पिछले वीडियोज में बिल्कुल विस्तार से बता चुके हैं, और आगे आपको जानना है इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे मूल बात इसमें क्या है? एकांकी की मूल संवेदना हमें जाननी है कि इसकी मूल संवेदना क्या है। तो हम चलते हैं मित्रों, मूल संवेदना पर चर्चा करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि एकांकी में जो मूल संवेदना जो विषय है उस पर क्या लेखक ने क्या बताया है। लेखक है जैसे कि उपेंद्रनाथ अश्क। तो आगे देखेंगे, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको, नया पुराना एकांकी जो है एक चरित्र प्रधान एकांकी है जो सामाजिक है। और इसमें जो है ना हमारे लेखक ने उपेंद्रनाथ अश्क, इन्होंने जो है ना एकांकियों और नाटकों में बहुत अच्छा योगदान दिया है, और पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा हुआ है, अध्ययन किया हुआ है। तो आगे देखेंगे एकांकी की मूल संवेदना। देवदत्त, जैसा कि पहला पॉइंट है आपका, देवदत्त और रविदत्त, देवचंद और रविदत्त। जैसे कि सुबह का समय है, प्रभात का समय, देवचंद और रविदत्त मित्र हैं और एक ही मकान में काफी समय से रह रहे हैं। लिली की माँ अपने शराबी पति की निगाहों से बचाकर 50-60 हजार मूल्य के आभूषण देवचंद को अमानत स्वरूप सौंप देती है, और जिससे कि वह लिली का विवाह जब भी हो तो वह उन आभूषणों की सहायता से लिली का विवाह किसी सुयोग वर से कर सके। तो मित्रों, रविदत्त अपनी शादी के अवसर पर देवचंद से उन आभूषणों में से रानी हार मांग लेता है। रानी हार, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है हार के बारे में। रविदत्त की शादी, रविदत्त कौन है? देवदत्त का मित्र है। रविदत्त की शादी को पूरे 4 महीने हो गए, लेकिन उसने रानी हार वापस नहीं किया। रविदत्त के मन में बेईमानी आ जाती है और वह उसे रानी हार वापस नहीं करना चाहता। इतना ही नहीं मित्रों, वह देवचंद को परामर्श देते हुए कहता है, अमानत है तो क्या हुआ, इस समय तो वह सब तुम्हारे कब्जे में है, और फिर कोई लिखा पढ़ी नहीं, रसीद पर्चा नहीं, गवाह सबूत नहीं। मैं कहता हूँ बस पी जाओ। लेकिन देवचंद अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर अडिग रहता है। मित्रों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में भी आपको बताया हुआ है कि देवचंद बहुत ही
ईमानदार व्यक्ति है, बहुत ही ईमानदारी से आगे वो अपना जो एकांकी के अंदर जो मुख्य पात्र है देवचंद, जो ईमानदार पात्र है और वो कभी भी किसी के चीज़ों को लेके बेईमानी नहीं करता है, बहुत ही ईमानदार है और अपने कर्तव्य और सत्यनिष्ठा पर अडिग रहता है, वो कभी भी बेईमानी नहीं करना चाहता। लेकिन रवि दत्त मित्रों इस तरह का नहीं है, वो स्वार्थी, लालची और बेईमान प्रवृत्ति का पात्र है। तो आगे देखेंगे मित्रों, जैसा कि अभी हमने पहले पॉइंट के बारे में बात की है देवचंद और रवि दत्त, अब हम चलेंगे देवचंद और उसकी पत्नी प्रतिमा। तो देवचंद और उसकी पत्नी प्रतिमा के बारे में जानेंगे हम। देवचंद और रवि दत्त के वार्तालाप के बीच कमल नाम के लेखक का प्रवेश होता है। कमल, जैसा कि हमने पिछली बार भी बताया था, वह रवि दत्त से दुकान पर चलने के लिए कहता है, क्योंकि दुकान पर रोगी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रवि दत्त स्वयं चलने को तैयार होता है और देवचंद से कहता है, जैसा कि मैंने बताया था मित्रों पहले भी कि रवि दत्त एक वैद्य है, तो वैद्य है तो संभव है उसके पास रोगी ही आते होंगे, तो उसी की बात हो रही है यहाँ। वह देवचंद से कहता है, देव तुम भी उठो, नहाओ, कपड़े पहनो, तुम्हारे स्कूल का भी समय हो गया है। रवि दत्त तब कमल के साथ चला जाता है। तभी देवचंद की पत्नी प्रतिमा आती है और अपने पति से उदासी का कारण पूछती है। देवचंद उससे रवि दत्त द्वारा रानीहार न लौटाने के संबंध में कहता है कि कई बार आदमी अपने मित्रों से अपने लिए कुछ नहीं कह सकता, यद्यपि दूसरों की सिफारिश करना उसके लिए सुगम होता है और इसलिए इनमें से किसी गहने को हाथ नहीं लगाया, तुम्हारे हाथों में एक चूड़ी नहीं रही, तुम्हारे कानों में एक फूल तक नहीं रहा। मैंने यह सब सह लिया, लेकिन मुझे यह स्वीकार नहीं हुआ कि किसी मेले तमाशे या त्योहार पर तुम इन अमानत के गहनों में से एक छोटी तीली एक भी पहनो। तुम दयानतदारी का मतलब ही नहीं समझती, तुम धर्म ही नहीं समझती। इस तरह से देवचंद अपनी पत्नी प्रतिमा को बोलता है। आगे देखेंगे मित्रों, जब दोनों में इस तरह की बात हो जाती है देवचंद में और प्रतिमा में, तो मित्रों आगे प्रतिमा देवचंद पर क्या आरोप लगाती है, क्योंकि महिलाओं की आदत होती है, आप बुरा न माने क्योंकि हर महिला इस टाइप की नहीं होती है, महिलाओं की आदत होती है कि जब भी उनके ऊपर कोई आक्षेप लगाता है या किसी तरह की कोई एडवाइस देता है उनका पति, तो वो उस पर नया आरोप थोपने की कोशिश करती है, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करती है, जैसा कि हमने पिछले बार वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। तो आगे देखेंगे मित्रों, पॉइंट नंबर 3 पर चलेंगे, प्रतिमा का देवचंद पर आरोप। धर्म का नाम आते ही प्रतिमा आवेश में आ जाती है और वह देवचंद पर लिली की मां के साथ अनुचित संबंधों का आरोप लगाती हुई कहती है, धर्म की दुहाई न दीजिए, मैं इस धर्मात्मापन को जानती हूँ। एक स्त्री अपने 50-60 हजार मूल्य के गहने एक दूसरे पुरुष के हवाले कर देती है। नारी मन में किसी तरह का पाप रखे बिना किसी दूसरे पुरुष को इस तरह अपना सब कुछ सौंप सकती है, और फिर पुरुष भी किसी सुकोमल भावना के बिना कैसे इतनी भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सकता है। धोखा हो सकता है, चोरी हो सकती है, और अब तो मुझे और भी संदेह है कि यह सब एक दिन होकर रहेगा। इस तरह से प्रतिमा ने अपने पति पर यानी देवचंद पर बिना सोचे समझे एक बड़ा सा आरोप लगा दिया। उसकी ईमानदारी पर और सत्यनिष्ठा पर एक कठोर किस्म का आरोप लगा दिया बिना सोचे समझे। तो देखो मित्रों आगे क्या होता है, आगे हम बताएंगे आपको। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे आप,
प्रतिमा द्वारा देवचंद को समझाया जाना, जैसा कि पॉइंट नंबर 4 में आप देख सकते हैं, प्रतिमा द्वारा देवचंद को समझाया जाना। तो क्या समझा रही है प्रतिमा देवचंद को? प्रतिमा के इस कथन से प्रभावित होकर देवचंद ने उससे कहा कि मैं आज ही सब गहने वापस लौटा दूंगा, तुम व्यर्थ ही मुझ पर अभियोग लगाती हो। लेकिन प्रतिमा कहती है, मैंने कभी अभियोग नहीं लगाया, मैं सदा आपके हित की बात करती हूँ। आप ही सोचिए, अब तो मैं घर रहती हूँ, खूब चौकसी रखती हूँ। कल यदि कुछ दिनों के लिए पीहर चली जाऊँ और फिर पीछे कोई चीज़ इधर उधर हो जाए तो क्या होगा? इस तरह से प्रतिमा देवचंद को समझाती है। तो मित्रों, पत्नी जो है ना, पत्नी पति को बिल्कुल ही अपनी अंगुली पर नचाना पसंद करती है लगभग। तो वो इसी तरह की हरकतें कर रही है प्रतिमा अपने पति के साथ। क्या कहना चाह रही है कि देवचंद को समझा रही है, मैं कभी पीहर चली जाऊँ, चीज़ें इधर की उधर हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा इन चीज़ों का, इसलिए उसके गहने लौटा दो। कोई बिना कारण के, बिना किसी के भरोसे से इतने बड़े गहने, इतने कीमती गहने किसी को रखने को कैसे दे सकता है? इस तरह का आरोप उसने लगा दिया। और पुरुष को देखो कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कितने आसानी से, बिना किसी सुकोमल भावना के, उसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा लेता है। इस तरह की चर्चा दोनों ने आपस में की और एक दूसरे को समझाया। आगे देखते हैं मित्रों, आगे पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 है प्रतिमा के सहयोग से हार की प्राप्ति। अब प्रतिमा ने क्या सहयोग किया जिससे उसे हार वापस मिल गया, देखते हैं। देवचंद कहता है कि रविदत्त के यहाँ से रानी हार प्राप्त करने में तुम मेरी मदद करो। अपनी पत्नी से कहता है, तुम मेरी मदद करो, मैं आज ही सारे आभूषण वापस कर दूंगा। प्रतिमा देवचंद को रानी हार की प्राप्ति के लिए आश्वस्त कर देती है, भरोसा दे देती है। तब आगे जाकर प्रतिमा देवचंद के द्वारा बताए गए उपाय से रानी हार प्राप्त कर अलमारी में रख देती है और ताला लगाकर दोनों मेले में चली जाती हैं। उधर देवचंद अलमारी का ताला तोड़कर रानी हार प्राप्त कर लेता है। देखा मित्रों, क्योंकि महिलाओं की वही आदत होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो भी करती हूँ मैं करती हूँ, जो भी अच्छा होता है वो मेरे द्वारा अच्छा होता है, जो गड़बड़ होता है वो सब पति के द्वारा होता है। इस तरह की सोच रखती है। तो उसने क्या किया, उस हार को रविदत्त से लेके और अपनी अलमीरा में चुपचाप से रख लिया, लॉक डाल दिया। देवचंद को कुछ भी नहीं बताया। देवचंद को मालूम चल गया था मित्रों कि हार इसके पास है। उसने पीछे से उसकी अलमीरा का ताला तोड़ा और वो हार वहां से निकाल लिया, अपनी पत्नी के अलमीरा का ताला तोड़ते हुए, क्योंकि उसे पता था कि स्त्री है, कभी भी इसके मन में कोई किसी भी तरह की कोई लालच आ जाए, कोई हार के प्रति कोई लालची प्रवृत्ति हो जाए और वो नहीं वापस लौटाए तो हम अपनी पत्नी से कैसे वापस लेंगे। इसलिए उसने अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए उस हार को अपनी पत्नी के लोग से निकाल दिया और वो भी आश्वस्त हो गया। तो मित्रों आगे देखते हैं हम। पॉइंट नंबर 5 आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आगे चलते हैं मित्रों 6वें पॉइंट पर। 6वां पॉइंट है आपका आभूषणों की वापसी। तो मित्रों आपने अभी पिछले 5वें पॉइंट तक चर्चा सुनी है आपने। उधर क्या हुआ, जैसे ही देवचंद अलमारी का ताला तोड़कर रानी हार प्राप्त कर लेता है, आगे वापसी किस तरह से हुई। जैसे ही देवचंद को रानी हार प्राप्त होता है, उसके स्कूल की सेविका लिली की माँ को तांगे में बैठा कर लाती है और वह सेविका को स्कूल खोलने के लिए चाबी देकर भेज देता है और लिली की माँ को अंदर कोठरी में ले जाकर उसके समस्त आभूषण सौंप देता है। देखा मित्रों, देवचंद जो है ना, उसको लगा कि रविदत्त तो वैसे ही स्वार्थी है
और बेईमान प्रवृत्ति का है, जो कि उसका मित्र था। लेकिन मित्रों देवचंद सोच रहा है कि हमारी जो पत्नी है कहीं उसके मन में लालच नहीं आ जाए, तो उसने तुरंत ही जैसे ही उपहार प्राप्त किया और जाके स्कूल जाके लिली की माँ, जो कि वहाँ एक सेविका का काम करती थी स्कूल में, उसको लाके रिक्शे में बैठा के लाता है और फटाफट से एक रूम के अंदर ले जाके उसके सारे आभूषण उसको वापस लौटा देता है। तो मित्रों आगे हम देखेंगे कि आभूषण लौटाने के बाद एकांकी में क्या होता है, तो आगे देखेंगे हम। छठवां पॉइंट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो सारे आभूषण सौंप देता है जब देवचंद, तो आगे उसमें क्या बताते हैं, लेखक ने क्या बताया है। तो हम 7वें पॉइंट पर चलते हैं, एकांकी की समीक्षा। तो मित्रों नया पुराना एकांकी श्री उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा वर्तमान समाज में आई अर्थप्रियता, स्वार्थ लोलुपता तथा अविश्वास की भावना का बड़ा ही सजीव चित्रण इसमें किया गया है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था मित्रों कि नया और पुराना को आप समझ लेंगे तो आपको बार बार इस चीज़ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी मित्रों। जैसा कि नया का मतलब रवि दत्त, अगर हम एक उदाहरण के रूप में समझें तो नया का मतलब रवि दत्त और पुराने का मतलब देवचंद। जैसा कि देवचंद है ना आदर्शवादी है और पुराने विचारों का व्यक्ति है, तो ईमानदार भी है और प्रियता भी रखता है वो। आगे जैसा कि पुराना नया हो गया रवि दत्त, जो कि रवि दत्त को हम यथार्थ मान लेते हैं, क्योंकि आदर्श कौन है, देवचंद, और यथार्थ कौन है, रवि दत्त। यथार्थ यानी आज की जो वर्तमान समय की जो सच्चाई है, जैसे जो उसका स्वाभाविक, जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको, रवि दत्त स्वाभाविक तौर पर बेईमान है, स्वार्थी है, और इस तरह वो किसी की चीज़ों को लेना पाप नहीं समझता है, वो किसी की भी चीज़ें ले लेता है, उसके मन में धोखाधड़ी करने की नियति बनी रहती है, विश्वासघात करने से वो हिचकिचाता नहीं है। इसलिए मित्रों इसमें नया पुराना जो नाम दिया है एकांकी का उपेंद्रनाथ अस्क ने, तो वो नाम जो है ना अपनी जगह पर बिल्कुल ही एकांकी के अकॉर्डिंग है। एकांकी पूर्ण रूप से इसने नाम जो लेखक ने जो नाम दिया है इसको बहुत ही औपचारिक रूप से बताया भी है। तो आगे देखते हैं मित्रों कि अविश्वास की भावना का बड़ा ही सजीव चित्रण इसमें हुआ है। आज समाज में अर्थप्रियता को इतना बढ़ावा मिल गया है कि उसके लिए व्यक्ति अपने ईमान को बेचने के लिए भी तैयार हो जाता है। जैसा कि आप देखते हैं हर व्यक्ति ईमानदार नहीं होता है, क्योंकि ईमानदारी मित्रों कभी भी ना तो मार्केट में मिलती है, ना कहीं हमें हमारे पुरखों की संपत्ति के द्वारा मिलती है। हमेशा मित्रों ये ईमानदारी जब हमारा जन्म होता है तो हमें ऊपर वाला यानी ईश्वर ही हमारे अंदर ईमानदारी डालकर भेजता है, जो हमारे जन्म से ही हमारे नेचर में होती है। तो देखते हैं, तो जैसा कि सब अपना ईमान बेचने को तैयार हो जाते हैं। आज का युग थोड़ा बदल गया है, लोग सोचते नहीं हैं। अपने दोस्तों को भी वह इसी का पाठ पढ़ाता है, तथा विश्वासघात तो मित्रों तक से कदम कदम पर करता रहता है। कौन? रवि दत्त। यह बदनीयती वर्तमान समाज की अर्थप्रियता का ही परिणाम है। आज धन के लिए जो धोखाधड़ी चल रही है मित्रों, वह पहले उसका व्यापक चित्र देवचंद के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिससे प्रभावित होकर देवचंद उससे रानी हार न मांगे और लिली की मां को वह शेष आभूषण न लौटाए। इस प्रकार लेखक ने अर्थप्रियता और अविश्वास उभारा है। रवि दत्त अर्थलोभ में अपनी 10 वर्ष की मित्रता का बलिदान कर देता है और देवचंद को रानी हार देता ही नहीं है। देवचंद की पत्नी प्रतिमा भी अविश्वास का शिकार बनती है। वह अपने पति के चरित्र पर अविश्वास करती है। इस तरह मित्रों आगे देखते हैं, प्रस्तुत एकांकी में वर्तमान सामाजिक जीवन में
व्याप्त अर्थलोलुपता की प्रवृत्ति को उभारा गया है। आज भी समाज में लिली की माँ जैसी नारियां हैं जो विश्वास कर सकती हैं, और देवचंद जैसे ईमानदार व्यक्ति भी हैं समाज में जो विश्वास को कायम रख सकते हैं, और लोग लाख प्रलोभन भी उन्हें कोई दे लेकिन वो अपनी ईमानदारी से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। क्योंकि मित्रों, हम सब जानते हैं ईमानदारी बेची और खरीदी नहीं जाती है, मार्केट में नहीं मिलती है, ये पैतृक संपत्ति भी नहीं होती है। ये हमारे गुणों में से एक गुण होता है ईमानदारी, जो कि मित्रों जो ईमानदार होता है वो ही समझ सकता है इन चीज़ों को, जो ईमानदार नहीं होता है वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकता। आज का युग बहुत ज़्यादा अर्थप्रियता के कारण बहुत ज़्यादा स्वार्थी और लालची हो गया है, तो अपना ईमान धर्म बेचने में लोग जरा भी संकोच नहीं करते हैं, और पैसे के लालच में आके वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो मित्रों, ये जो ईमानदारी का गुण है ये हर व्यक्ति में नहीं होता है, और हर व्यक्ति के अंदर बेईमानी नहीं होती है। इसलिए मित्रों, आज भी लिली की माँ जैसी नारियां हैं जो दूसरों का विश्वास कर लेती हैं, और देवचंद जैसे ईमानदार व्यक्ति भी हैं आज के समाज में जो विश्वास कायम रखते हैं और अपने किसी के भी प्रलोभन में ना आकर अपने ईमान से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। चाहे उन्हें 2 रुपए का लालच दो, चाहे लाख रुपए का लालच दो, उनके ईमान को कोई खरीद नहीं सकता। तो मित्रों, आपने कई उदाहरण ऐसे देखे होंगे सामाजिक तौर पे। आगे हम बात करते हैं मित्रों निष्कर्ष की। तो जैसा कि आपको एकांकी की समीक्षा के बारे में बता दिया गया है, अभी हम चलते हैं निष्कर्ष पर। तो निष्कर्ष में मित्रों देखेंगे कि जैसा कि हम एकांकी में कथानक जो है सामाजिक चिंतन एवं व्यवहार पर आधारित है, समाज में जो कुछ आजकल घटित हो रहा है उसी पर आधारित है, उसी की व्यवहारिकता पर आधारित है। इसमें वर्तमान समय में स्वार्थपरता, अर्थप्रियता, अविश्वास, छल कपट एवं दुराचरण पर व्यंग करते हुए आदर्श चरित्र अपनाने का संदेश दिया गया है। मित्रों, इसमें नया और पुराना का अंतर भी बताया गया है। जैसा कि हम बार बार आपको वही रिपीट कर रहे हैं कि नया पुराना क्या है? नया हम मान सकते हैं रविदत्त को, पुराना मान सकते हैं, उदाहरण समझने के लिए पुराना मान सकते हैं हम किसको? देवचंद को। देवचंद ईमानदार, सत्यप्रियता बनाए रखने वाला व्यक्ति है जो कि पुराने आदर्शों से मंडित है, पुराने विचारों से मंडित है। और ये जो है नया यानी रविदत्त, ये हमारे अर्थप्रियता के कारण लालची, लोभी और बेईमान प्रवृत्ति का है। तो आदर्श और यथार्थ इन दोनों का संगम को ही यहाँ पर नया और पुराना कहा गया है। मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में कई बार आपको रिपीट किया है, कई बार आपको समझाया हुआ है, तो लगता है मुझे अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम चलते हैं आगे मित्रों, तो आप देखेंगे आगे।